आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर जरूर बताएं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहित और अनिका का बेडरूम। रोहित कोई भी बात सुनने के लिए अनिका बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह यह कहते हुए रोहित पर अगला वार करती है कि मैं किसी भी कीमत पर उन्हें अपनी बेटी यहाँ से बाहर नहीं ले जाने दूंगी। जैसे ही अनिका वार करती है वैसे ही रोहित उसके हाथ को पकड़ लेता है और घुमा देता है और पीछे की ओर से कमर को पकड़ लेता है। अब अनिका कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ मिस्टर मारवा, तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती है, अभी तो बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन रोहित उसके कान में धीरे से आराम से कहता है, अनिका बिल्कुल शांत हो जाओ, तुम्हें अपनी माँ के गिफ्ट की बात याद है ना। रोहित की इतना कहने के बाद पहले ही अनिका बड़ी ही फुर्ती से एक जोरदार कोनी रोहित के पेट में रख चुकी थी, लेकिन यह सुनते ही वह थोड़ा सा रुक जाती है और फिर घूमकर रोहित की तरफ देखती है। रोहित पहले अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखता है और उसके बाद वह खुद को संभालते हुए और अनिका के नेक्स्ट वार से बचाता है और अपनी पोजीशन में रेडी होकर खड़ा हो जाता है। फिर बिना एक पल की देरी के लिए आगे कहता है, मैं कब से यही तो कहना चाहता था कि आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं मजबूर था। अब अनिका अपने दोनों हाथ नीचे कर लेती है और फिर लंबी गहरी सांस लेती है। इसके बाद अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए रोहित को तेज लुक देती है और कहती है, मुझे पूरी बात बताओ। ये सुनकर तो अनिका को देखकर रोहित भी अपने दोनों हाथ नीचे कर लेता है। उसके बाद अनिका से कहता है, पहले तुम आराम से बैठ जाओ। रोहित को बेहतर तरीके से पता था कि अनिका का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। वह नहीं चाहता था कि जो बात वह बताने वाला है उसके बाद वह प्रतिक्रिया का फल स्वरूप वह अनिका से एक दो मुक्के और खाए। वह अच्छी तरह जानता था कि अनिका उनके बच्चों के बदले में वह रोहित को भी किसी तरह से चोट पहुंचा सकती थी। अब अनिका रोहित की बात मानकर चुपचाप होकर आराम से बैठ जाती है और बिना एक पल के लिए अपनी नजरें उठाए उसकी तरफ देखती रहती है। इसके बाद जैसे कि रोहित ने बहुत बड़ा अपराध किया हो और वो गुनहगार हो, रोहित साथ वाले सोफे पर बैठ जाता है और उसके बाद विस्तार से सारी बात अनिका को कह सुनाता है। अब अपनी पूरी बात कहने के बाद वह अपराधी की तरह निगाहों से सामने की तरफ मुंह करके बैठ जाता है। रोहित के चुप हो जाने के बाद कमरे में एक पल का सन्नाटा छा जाता है। अनिका समझ ही नहीं पा रही थी कि रोहित ने ऐसी योजना कब और किस तरह से बनाई और जो रोहित की ये योजना है उसके प्रति वह कैसी प्रतिक्रिया दे। वह उस पर गुस्सा हो या रोहित की वजह से समस्या का समाधान निकल आने के लिए खुश हो जाए। अनिका बिना किसी हाव भाव के रोहित की तरफ देख रही थी। इसके बाद वह अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कमरे में इधर से उधर सोचते हुए टहलने लग जाती है। करीब 2 मिनट गुजर जाने के बाद वह कहती है, अजीब मुसीबत है यार, अब इस बात को छुपाया जा सकता है या नहीं, किसी को बताया जा सकता है या नहीं, अब तुम ही बताओ इस विषय पर क्या आगे करना चाहिए। रोहित किसी छोटे बच्चे की तरह जवाब देते हुए कहता है, और किसी को नहीं, लेकिन कौटिल्य को हमारे इस मिशन में शामिल करना होगा, उससे हमें मदद मिल सकती है। मैंने हमारी सिक्योरिटी टीम को पहले से ही मना कर दिया है कि वह इस बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र ना करे। मुझे उस वक्त यही ठीक लगा। जब तक तुम इस पर कोई डिसीजन नहीं ले लेती तब तक इस बात को ऐसे ही गुमनाम रखा जाए। घर से बाहर जाए लेकिन जाते हुए उन्हें रोका नहीं पाए, लेकिन तुम तो मना कर सकती थी ना। क्या जरूरत थी तुम्हें इस माहौल में घर से बाहर भेजने की? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? अनिका की ऐसी बातें सुनकर मिस्टर मारवा रोहित एक बार फिर चुप होकर उसकी डांट खाने लग जाता है। इस घटना के बाद, इस घटना के लिए पहले ही खुद को दोषी मान चुका था। अब अनिका आगे कहती हैं, अभी सिर्फ केवल रिया को लेकर गए हैं। सोचो, आर्यन अलेक्जेंडर को भी साथ ले जा सकते थे, तब हम क्या करते? कैसे छुपाते तुम इस बात को? अब अनिका एक बार फिर रोहित के पास सोफे पर बैठ जाती है और शांत होते हुए कहती है, हमें एनी और निखिल दोनों को ही जरूरत होगी। मैं तुम्हें रिया
की सभी डिवाइस की डिजिटल देती हूँ, जिसमें से हमें उन सभी के साथ हमारी रिया के लिए पल पल की खबर हमें मिल सकती है। निखिल की मदद से तुम उन्हें ट्रेस करो और उन पर निगाहें रखो। मेरे पास एनी के लिए और भी कुछ ज़रूरी काम है। इसके बाद वह अपना फ़ोन निकालती है और एनी के लिए एक मैसेज छोड़ देती है। इसके बाद फ़ोन को वापस रखते हुए रोहित की तरफ देखने लगती है और पूरे आत्मविश्वास और गुस्से से कहती है, उन्हें अपने काम का फल आज ही मिल जाएगा। आंखों को बंद करती है और कुछ टाइम के लिए ऐसे ही सन्नाटा छा जाता है। अनिका की बात सुनकर रोहित कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? अनिका जवाब देती है, मेरी बेटी के बदले उसका बेटा योगराज। अब रोहित कहता है, क्या इस वक्त वह करना ठीक होगा? अनिका रोहित कहता है, कल ही तो आनंद संन्याल। इतना कहने के बाद रोहित अपनी बात अधूरी ही छोड़ देता है। इससे पहले कि रोहित आगे कुछ कह पाता, अनिका बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, उसे मैंने ही मारा है। उसका शिकार दमयंती देवी ने किया है। उसे दमयंती देवी के लोगों ने मारा है। मेरा मतलब यह है कि दमयंती देवी की औरतों ने उसे मार दिया है। यह सुनकर रोहित हैरान हो जाता है, अनिका की तरफ देखने लग जाता है। रोहित की हैरानी पर अनिका बात को स्पष्ट करते हुए आगे कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, आनंद सान्याल का ताल्लुकात दमयंती देवी के साथ था। हैरानी की बात यह है कि जिसे खुद का बेटा एक बड़ा नेता है, वह किसी दूसरी पार्टी के नेता से काम क्यों करवाएगी? फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि दमयंती देवी की जासूसी औरतें वजह से पार्टी हाउस शमशान घाट में बदल चुका है और खंडरनुमा उसकी दीवारें हो चुकी हैं। एक पेन ड्राइव के जरिए हमारे लिए छोड़ी गई है, जिसे हमें उस तक पहुंचा जा सकता है। अभी अनिका रोहित को बस यही बातें बताती है, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहती हैं, अभी तक तो मुझे उस पेन ड्राइव के बारे में इतनी ज़्यादा मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन उसकी आगे की बातें हैं जो वो हमें लच्छों से ही मिल सकती हैं, पता चल जाएंगी। मैं इससे इतना ही जान पाई हूँ कि लच्छो जो दिखती है वह वैसी नहीं है। अनिका की तरह सारी बातें सुनने के बाद अब रोहित अनिका से पूछता है, क्या यही बात थी जो तुम मुझे बताने वाली थी? अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, यही बात थी और वही सब मैं तुम्हें दिखाना भी चाहती थी जो मुझे वहाँ से मिला है, लेकिन अब हम इस बात में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमें सीक्रेट अंडरग्राउंड में जाना चाहिए। अब रोहित अनिका से कहता है, हाँ। फिर दोनों एक बार सोच लेते हैं और बीती रात के बारे में। आज की घटना के बाद लोग खुद को तुम्हें इंतजार में बैठे होंगे और पूरा भरोसा होगा कि तुम वहां जरूर जाओगी रिया को बचाने के लिए। अब अनिका जवाब देती है, तुम चिंता मत करो मिस्टर मारवा, अगर आज मैं वहां नहीं जाऊंगी तो हो सकता है कि बदला लेने के लिए, वो सबक सिखाने के लिए कल तक वहां कोई भी ना हो। इधर सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। अनिका और रोहित दोनों एक साथ ही सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में वे दोनों प्रीति, भूमिका और निखिल के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि वे तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए गहन चिंता में लगे हुए थे। अनिका और रोहित को देखते हुए तीनों अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले भूमिका अनिका से कहती है, तुम इतनी जल्दबाजी में किस तरह कहाँ पर गई थी और तुमने कुछ बताया भी नहीं। पूछने पर भी कुछ पूछ रही थी मैं तुमसे, तुमने तो उसका जवाब देना भी सही नहीं समझा। अनिका मुस्कुराकर उसे जवाब देती है, हाँ, लेकिन मैं वहाँ अभी तक पहुँच ही नहीं पाई हूँ जहाँ मैं जाना चाहती थी। फिलहाल यहाँ तुम्हें जवाब देने के लिए वापस आ। भूमिका उत्साहित होते हुए पूछती है, इसका नाम बताओ, किसका? अनिका जवाब देती है, कौन? वही हमारे पसंदीदा दुश्मन। अनिका का ऐसा जवाब सुनकर भूमिका के चेहरे पर फिर से चिंता के भाव आ जाते हैं। वह कहती हैं, तुमसे सीधे जवाब की उम्मीद थी, मैंने ये घुमा कर बात पूछी नहीं थी। मैं तुम्हारे कारनामों को पूरे हो जाने के बाद पता चलते हैं आखिर हुआ क्या था। अब प्रीति कहती है, अनिका दी, उन सभी के वर्ल्ड ग्रुप की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। उनके वर्ल्ड किसी की भी तरह से कोई भी चीज नहीं है जो कि दमयंती देवी के पहली भेजी हुई औरतों के खून में थी। ये तीनों ही पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे साफ पता चलता है कि ये सभी खास लोगों में शामिल हैं। यह उसकी सेना की आम सिपाही नहीं है। अब भूमिका कहती है, खास लोगों का
पास ही तो खास इन्फॉर्मेशन होती है कि इनमें से हमें काफ़ी कुछ जानने को मिल सकता है। ये सब सुनने के बाद अनिका कहती है, फिर देर किस बात की है, अपने अपने काम में लग जाओ, शायद तुम्हारे इस काम के लिए ये रात काफ़ी होगी। अनिका किस बात को भूमिका बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अब रोहित पेपर निखिल को थमा देता है। निखिल उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसके बाद उसे देखने लगता है। निखिल को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि उसके हाथ में जो पेपर है उस पर लिखे हुए अक्षर और रंग वह क्या हैं। उन्हें देखने के बाद वह सवाल भरी निगाहों से रोहित की तरफ देखता है और उसके बाद अनिका की तरफ। अब अनिका भूमिका और प्रीति की तरफ अपनी गर्दन हिलाकर निखिल को अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहती है, इन दोनों के पास अभी बहुत काम है और ये दोनों अपने अपने ही किसी काम में बिजी रहने वाली हैं। यहाँ अकेले तुम बोर हो जाओगे, इसका ख्याल रखना है। तुम्हारे लिए एक नया काम दे दिया है, ये बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन का काम है। अब निखिल एक नज़र पेपर की तरफ देखने के बाद दोबारा से चेहरा ऊपर करता है और कहता है, लेकिन हम किस तरह की ट्रेस कर सकते हैं। अब अनिका कहती है, एक सरप्राइज़ है, तुम लेकर आए थे ना मॉरिस से, दूसरे में तुम्हें मैं दे देती हूँ, खुद देख लो। इतना कहने के बाद रोहित की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुरा देती है। इसके बाद भूमिका की तरफ देखकर कहती है, इनमें से सबसे नाजुक कड़ी निपुण मीना है, सबसे पहले उसी से सच उगलवाना होगा और कोशिश करनी होगी। फिर प्रीति की तरफ देखने कहती है, तुम सौम्या से जानने की कोशिश करो, क्योंकि वह भी मासूम बच्चों का खून पीती रहती है। अगर ना बताए तो उसका खून पीना स्टार्ट कर दो, फिर वह अपना मुंह जरूर खोलेगी। इसके बाद सभी की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम निपटाना है, तो मैं तुम्हें सभी से बात बाद में करूंगी और तुमसे बाद में ही मिलूंगी। इतना कहने के बाद रोहित को वहीं छोड़कर बाहर निकल जाती है। इधर दमयंती के किला, रुद्रमा देवी को अपने किले पर लौटते हुए काफ़ी लेट हो चुकी थी और काफ़ी समय लग चुका था। जब तक वह पहुंचती तब तक रिया बेहोश की हालत में ही थी। उसके समय पर वहां मौजूद सिपाही डॉक्टर्स की टीम को कोरिया को सौंप दिया था। अब रुद्रमा वहां पहुंचती है तो खुद दमयंती देवी उसके स्वागत के लिए आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अन्य किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देती। जब रुद्रमा देवी रिया को सौंपने के बाद दमयंती के पास पहुंचती है तो एक पल के लिए दमयंती देवी और रुद्रमा देवी दोनों ही एक दूसरे की खामोश होकर देखती रहती हैं। फिर दमयंती देवी कहती है, मुझे यकीन था कि तुम कभी असफल नहीं हो सकती। इसके बाद उसने डॉक्टर्स की टीम को निर्देश देते हुए कहा कि इसे होश में लेकर आओ। इससे पहले माँ के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी जरूर बातें इसको पता होंगी जो हमारे फायदे के लिए साबित हो सकती हैं। बाकी अगर ये कुछ ना बताए तो तब भी खुद भी इतनी फायदेमंद है कि इसके बारे में हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। इसके बदले में तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दिल से दूंगी, बस इसे जिंदा रखना है। मुझे उम्मीद है कि तुम सब मिलकर इसका जरूर ध्यान रख पाओगी। यह सुनने के बाद सभी औरतें सिपाही सिर हिला देती हैं और अपना सिर झुकाती हैं, वहां से चली जाती हैं। इस सब की बातों के बीते हुए 2 घंटे हो चुके थे, अधिक समय हो चुका था और अंधेरा छा चुका था। दमयंती देवी के किले में अंडरग्राउंड में मौजूद लैंप में हलचल मच चुकी थी। रिया का ब्लड सैंपल लिया जा चुका था, उस पर रिसर्च स्टार्ट हो चुकी थी। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी कहीं जाकर उन्हें सच का पता चल पाता, वही भी आधा अधूरा सच पता लगा था, जिससे समझा नहीं जा सकता कि बहुत मुश्किल हो सकती है। सभी एक दूसरे की तरफ शक्ल देखने लग रही थी और एक दूसरे को ताक रही थी कि आगे क्या करना चाहिए। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। जब तक बने रहे सार्थक स्टोरी FM। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई गलती हो दिल से सॉरी, दिल से सॉरी।